गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे द्वारा अल्पकालीन उत्पादन फलन के नियम का अध्ययन किया जाएगा, जिसे हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। बच्चों, इसका एक और नाम है जिसे उत्पत्ति ह्रास नियम भी कहा जाता है। जैसे हमारे द्वारा नियमों का अध्ययन किया जाता है, नियम का अध्ययन करने के अंदर सामान्य जानकारी, फिर उसके बाद उसका कथन के बाद उसकी मान्यताएं, तालिका, चित्र और चित्र का स्पष्टीकरण किया जाता है। उसी प्रकार से इस नियम के अंतर्गत भी अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, अल्पकाल के अंदर आपको पता है कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जब सभी साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में लगातार परिवर्तन किया जाता है समान अनुपात में, तो ऐसी स्थिति में अंततः उत्पत्ति में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे ही उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हर बार स्थिर साधन के साथ जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो दोनों साधनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर तालिका बनाई हुई है, भूमि और श्रम दिया हुआ है। भूमि स्थिर साधन है, श्रम परिवर्तनशील साधन है। पहले जब 10 इकाइयों का उत्पादन हुआ था तो उस समय 5 और 1 का बंडल था। क्या था उत्पादन के साधनों का अनुपात? 5 और 1। जब दूसरा चेंज हुआ तो उनका अनुपात 5:2 हुआ और उत्पादन की मात्रा 30 हो गई। तीसरे बार में 5 और 3, 5 और 4, 5 और 5, 5 और 6 और 5 और 7 हो गया। हर बार परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करने पर साधनों के अनुपात में परिवर्तन दिखाई देता है, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। और लगातार परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि करने पर अंततः उत्पादन में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इसे उत्पत्ति ह्रास नियम भी कहते हैं। अब हम अपनी नोट्स कॉपी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी बुक में स्टेगलर, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, कईयों की आपके परिभाषाएं इसके अंतर्गत दी हुई मिलेगी, वो आप बुक से पढ़ लेना। मैं आपको अपनी नोट्स के आधार पर ही समझा रही हूँ। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को रिटर्न्स टू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। रिटर्न्स टू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे रिटर्न्स टू फैक्टर कहा जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को उत्पत्ति ह्रास नियम भी कहते हैं। इसकी व्याख्या सर्वप्रथम 1921 में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा की गई थी। इनके अनुसार, ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ से इसकी परिभाषा भी एक तरह से चालू हो रही है। इनके अनुसार अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति के साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर शेष अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, तब उसके फलस्वरूप इन साधनों, जो स्थिर और परिवर्तनशील साधन है, के अनुपातों में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ प्राप्त उत्पाद, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों के अनुपात जब चेंज किया जाता है परिवर्तनशील साधनों में, तो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। तब इसके फलस्वरूप इन साधनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ प्राप्त उत्पादन परिवर्तनशील साधनों का परिणाम है। ये जितना भी प्रोडक्शन आपको प्राप्त हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन हो, चाहे एवरेज प्रोडक्शन हो, चाहे मार्जिनल प्रोडक्शन हो, ये किसका परिणाम है? श्रम का या परिवर्तनशील साधनों का। इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। अल्पकाल में सभी साधनों को स्थिर रखकर या एक साधन की मात्रा में लगातार वृद्धि करने पर अंततः उत्पादन में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इसे उत्पत्ति ह्रास नियम भी कहते हैं। ये इसका कथन आपका हो गया है कंप्लीट। अब हम इसकी मान्यताओं का अध्ययन करेंगे। मान्यताएं आपकी बुक में भी दे रखी हैं और नोट्स कॉपी में भी आपको लिखवाई हुई हैं। पहली मान्यता है, उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है जबकि अन्य साधन आपके स्थिर रहते हैं। उत्पादन की दूसरी मान्यता है, उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन संभव है।
तीसरी है परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयाँ समरूपी होती हैं। चौथी है उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और पांचवी है यह नियम केवल अल्पकाल में ही लागू होता है। बच्चों, जब आपको अल्पकाल का मैंने अध्ययन स्टार्ट कराया था तब मैंने आपको टीपी, एपी और एमपी रेखाओं की तालिका और चित्र बनवाया था। हम उस तालिका और चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर मेरे द्वारा एक नई तालिका आपको यहाँ पर बताई जा रही है अपने नियम को समझाने के लिए। या आप इस तालिका को भी उतारना चाहें तो उतार सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। देखो, मैंने यहाँ पर 5 कॉलम लिए हैं तालिका के अंतर्गत अपने कथन को अपने नियम का स्पष्टीकरण करने के लिए। पहला स्थिर साधन है जिसमें आपकी भूमि को लिया गया है। भूमि के अंतर्गत आपके 5 हेक्टर मैंने भूमि फिक्स कर दी है। श्रम परिवर्तनशील साधन है। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई सभी इकाइयाँ समरूपी हैं और 7 तक मेरे द्वारा इकाई ली गई है। सबसे पहले मैं सीमांत उत्पादन का कॉलम बना रही हूँ। एक श्रम और 5 हेक्टर भूमि मिलकर 10 इकाइयों का प्रोडक्शन करते हैं। फिर दूसरा श्रम लगाने पर 20 सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तीसरा इकाई श्रम लगाने पर 30 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। फिर चौथी इकाई श्रम की लगाई तो 20 इकाइयों का उत्पादन बढ़ा। पांचवी इकाई श्रम की लगाई तो उसका सीमांत उत्पादन 10 प्राप्त हुआ। छठी इकाई पर 0 हो गया और सातवीं इकाई पर -10 हो गया। हम इस एमपी की सहायता से टीपी निकालेंगे। पहली इकाई श्रम से 10 ही हो गई। 10 और 20 30 हो गए। 30 और 30 60 हो गए। 60 और 20 80 हो गए। 80 और 10 90। 90 और 0 90 हो गए और 90 और -10 80। यहाँ पर आपके कुल प्रोडक्शन या कुल उत्पादन हो गया। फिर आपका सीमांत औसत उत्पादन का बनाएंगे। औसत उत्पादन में टोटल प्रोडक्शन में श्रम की इकाइयों का भाग दिया जाता है। 10 के अंदर 1 का दिया 10, 30 में 2 का दिया 15, 60 में 3 का दिया 20, 80 में 4 का दिया 20, 90 में 5 का दिया 18, फिर उसके बाद 90 में 6 का दिया 15 और 80 में 7 का दिया 11.33 आएगा। इस तालिका के अनुसार आपको चित्र का निर्माण करना है। चित्र में OX अक्ष पर आपके श्रम या परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को लेना है। OY अक्ष पर देखो माइनस के अंदर भी डिनोट करना है। तीनों रेखा एक साथ बना रही हूँ इसलिए मैंने Y डैश का भी यहीं पर ही शून्य के नीचे चित्र बना लिया है। यहाँ पर हमारे कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को लिया गया है। ये जो वक्र है मैंने अपने फ्री हैंड बनाया लेकिन आपको तालिका के अनुसार ही बनाना है, ये ध्यान रखना बच्चों। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में 3 अवस्थाएं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज प्राप्त होती है। ये फर्स्ट स्टेज उस बिंदु पर फिनिश होती है जिस बिंदु पर AP = MP होते हैं। जहाँ पर भी आपके AP = MP होते हैं, देखो आपकी तालिका में AP = MP कहाँ पर हो रहे हैं, ये 20 इकाइयाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी फर्स्ट स्टेज कहलाती है। ये आपकी फर्स्ट स्टेज कहलाती है 1 से 4 इकाइयों के बीच तक की। फिर आपकी सेकंड स्टेज यहीं से स्टार्ट हो जाती है, इसी बिंदु से स्टार्ट होकर जहां आपका सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है। कितना हो जाता है सीमांत उत्पादन? 0 हो जाता है। यहाँ पर श्रम की 6 इकाइयाँ प्रयोग की जाती है। 6 इकाइयों पर सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है। यहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है और ये अवस्था सेकंड स्टेज आपकी कहलाती है। कौन सी स्टेज? सेकंड स्टेज कहलाती है। और थर्ड स्टेज यहीं से स्टार्ट हो जाती है आपके नीचे तक जहां भी आपके जाएगी ये थर्ड स्टेज कहलाती है। बाद वाली जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है और कुल उत्पादन में भी गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे ऋणात्मक उत्पादन की अवस्था भी कहते हैं। पहली अवस्था को बढ़ते औसत की अवस्था कहते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर AP रेखा जो है, ये जो AP रेखा है ये बढ़ती हुई जाती है, इसे बढ़ते औसत की अवस्था कहते हैं। ये जो दूसरी अवस्था है इसे घटते उत्पादन की अवस्था कहते हैं और तीसरी जो है इसे ऋणात्मक उत्पादन की अवस्था कहा जाता है।
चित्र के अंतर्गत आपके ये इस तरह से 3 स्टेज बनती हैं। बच्चों अब हम आगे मैं इनकी तीनों स्टेज के बारे में चित्र और तालिका मैंने आपको समझा दी है। अब मैं आपको इसकी तीनों ये जो अवस्थाएं हैं इनके बारे में एक बार और पढ़ के समझा देती हूँ। प्रथम अवस्था को बढ़ते औसत की अवस्था भी कहते हैं। जब प्रारंभ में कुछ साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों को स्थिर रखकर श्रम को परिवर्तित किया जाता है तो प्राप्त उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। यहाँ पर उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ प्रारंभिक अवस्था में स्थिर साधन परिवर्तनशील साधनों की अपेक्षा अधिक होते हैं। अतः प्रत्येक अतिरिक्त श्रम के साथ सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में दोनों ही उत्पादन बढ़ते हैं। सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक तेजी से बढ़ता है। अब दूसरी अवस्था को हम घटते प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है, क्योंकि इस अवस्था में स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों का अनुकूलतम प्रयोग होने लगता है। इस अवस्था का प्रारंभ औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बराबर होने से तो प्रारंभ होता है और सीमांत उत्पादन के शून्य होने तक तथा कुल उत्पादन के अधिकतम होने तक रहता है। यह उत्पादक के संतुलन के लिए अनुकूलतम स्थिति होती है। और तीसरी अवस्था जो होती है, थर्ड स्टेज जिसे हम कहते हैं, ये अपने घटते ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था या ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहलाती है। अल्पकाल में स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की लगातार इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस परिवर्तनशील साधन से लगातार इकाइयों का प्रयोग करने पर परिवर्तनशील साधन का अनुपात अधिक हो जाता है, जिससे सीमांत उत्पादन ऋणात्मक या शून्य से भी कम और कुल उत्पादन में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये अवस्था भी उत्पादक के संतुलन की अवस्था नहीं होती है। अब बच्चों ये हमारा चित्र का स्पष्टीकरण हो गया। तालिका मैंने पढ़ लिया, हमने चित्र पढ़ लिया, चित्र का स्पष्टीकरण पढ़ लिया, बढ़ते औसत उत्पादन की प्रथम अवस्था, घटते प्रतिफल की द्वितीय अवस्था और ऋणात्मक प्रतिफल की तृतीय अवस्था पढ़ ली। अब हमारे द्वारा एक क्वेश्चन सामने आता है कि एक उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करेगा जिससे उसे लाभ अधिकतम प्राप्त होगा, या दूसरे शब्दों में हम कहें विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था द्वितीय अवस्था को क्यों कहा जाता है, या विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था द्वितीय ही क्यों होती है। उसका मुख्य कारण ये है बच्चों कि ये जो द्वितीय अवस्था होती है, देखो तालिका में देखो, चाहे आपके चित्र के अंदर देखो, आपकी ये द्वितीय अवस्था के अंदर स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों का अनुपात अनुकूलतम होता है। अनुकूलतम से मतलब है उनका जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी के अनुकूल प्राप्त होता है। कोई भी संसाधन बेकार नहीं होता है, तो ये उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय अवस्था ही उपभोक्ता के एक विवेकशील उत्पादक की अवस्था कहलाती है। इसे अपने किताब से भी पढ़ लेना, फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके एक और टॉपिक रह गया इसके अंदर, परिवर्तनशील अनुपातों का महत्व। बच्चों आप बुक से पैराग्राफ दे रखा है, उससे रीडिंग कर लेना और आपको अच्छे से समझ आ जाए, उसको पॉइंटों में लिखने का प्रयास करना। ये आपको स्वयं करना है, वर्क गलती मत करना, कंप्लीट कर लेना अपने से। थैंक यू।